हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिन लोगों ने मेरा अगर लास्ट वीडियो देखा हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने उसमें ना लिंक डाला हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो पे जाएंगे तो यू विल फाइंड कि जो RAS 2024 एग्ज़ाम मेंस में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है साक्षात्कार स्टेज के लिए, इंटरव्यू स्टेज के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, हैंड होल्डिंग करने के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है इंटरव्यू रिलेटेड। इसमें जो फोकस हमारा रहेगा वो बेसिक्स के ऊपर रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम जो राजस्थान के लोग हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, और जो लोग एस्पायर करते हैं प्रशासनिक सेवा के लिए, RAS के लिए, वो भी एक पर्टिकुलर ना एक रूरल टच के साथ आते हैं। तो उनमें दे आर एबल टू क्रैक प्रीलिम्स, क्लियर कर लेते हैं, मेंस भी अच्छे नंबर से कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है इंटरव्यू की तो कहीं ना कहीं उनमें एक गाइडेंस की कमी होती है। क्षमता की कमी नहीं है, हार्डवर्क की कमी नहीं है, बट एक गाइडेंस की कमी है। तो वो अपने आप को कैसे पैकेज करें ना, कैसे अपने नॉलेज को, अपनी पर्सनैलिटी को सामने रखें, अपने अचीवमेंट्स को। तो वो उसको लेके एक, मैंने कहा जैसा लास्ट इंटरव्यू में कहा ना, एक वो साइंस भी है और एक वो कला भी है, एक आर्ट्स भी है। तो हम दोनों इश्यूज एस्पेक्ट्स पे फोकस करके है ना इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट अगर आप वीडियो देखें तो मैंने इस चीज़ पे एंड किया था कि किसी भी साक्षात्कार के अंदर, स्पेशली जो प्रशासनिक सेवा जैसे RAS IAS है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है, कौन सा ऐसा सवाल होता है जो आपका भविष्य डिसाइड करता है। और स्पेशली जबकि इस बार जो मेंस है उसमें जो कट ऑफ थी, कट ऑफ इज़ वेरी, है ना, वेरी 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 लेस। तो 208 कट ऑफ थी। और अगर हम देखें तो जब मैंने 2013 में दिया था तो उस टाइम जो कट ऑफ थी 380 थी, बाद में वो रिवाइज हो गई 350 थी, बट इन द फर्स्ट इंस्टांस वो 380 थी। और इस बार 208 कट ऑफ है। तो अगर किसी के 85 तक भी मार्क्स आएंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो इस बार इंटरव्यू का वेटेज है वो 40% तक है। तो अगर मेरे टाइम में अगर आपके, अगर मान लीजिए एवरेज मार्क्स भी आते थे 60 या उससे भी कम आते थे, स्टिल यू कुड होप, है ना, आप ये आशा कर सकते थे कि आपको चलो RAS RPS तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको और स्टेट सर्विसेज हैं, अकाउंट सर्विस हैं, है ना, DTO है, सबॉर्डिनेट अधीनस्थ सेवाएं हैं, तहसीलदार सेवा है, ये मिल जाएंगी। लेकिन अब क्या है कि जो मेंस के मार्क्स, जैसे मैंने कहा ना कि 208 ही है कट ऑफ, तो सभी लोग 215 210 के आसपास ही सिमट के रह जाएंगे। और ऐसे में आपके 60 मार्क्स या 65 मार्क्स से अगर अबव आपके मार्क्स नहीं है ऑन एन एवरेज, ठीक है, 85 तो है तो बहुत ही अच्छे, बट अगर आपके 60 65 नहीं है तो आपको एक रेस्पेक्टेबल सेवा भी नहीं मिलेगी नीचे में, है ना, एक स्टेट सर्विस या अधीनस्थ सेवा भी आपको मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो गया इस बार। तो मेरा पॉइंट आपको डराना नहीं है, मेरा पॉइंट सिर्फ आपको यह बताना है कि आपके इंटरव्यू के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं इस बार। उस पर आपका सब कुछ निर्भर करता है। आपको अबव एवरेज 65 से ऊपर या 60 से ऊपर लाने ही लाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको एक नॉर्मल सर्विस मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो लास्ट अगर वीडियो की हम लोग बात, जैसा हम लोग कर रहे थे कि लास्ट वीडियो मैंने इस सवाल के साथ छोड़ा था कि किसी भी साक्षात्कार के अंदर, स्पेशली प्रशासनिक सेवा पद के लिए जो साक्षात्कार हैं, उसमें सबसे अहम जो सवाल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है अमंग ऑल द क्वेश्चंस, वो कौन सा सवाल है। बहुत लोगों ने इसको सही भी गेस किया था और वो क्वेश्चन मैं रिवील करने वाला हूं। वह क्वेश्चन कुछ और नहीं है बट टेल अस अबाउट योरसेल्फ, है ना। आप पैनल को अपने बारे में 2 मिनट तक बताइए, उसका एक वेरिएशन हो सकता है। आप अपने नाम और अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा और जो नहीं डिटेल्स हैं अपने बारे में, जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसको पैनल के बारे में बताइए। एक वेरिएशन उसका ये हो सकता है कि आपने जो भी डेफ में लिखा है ना, अभी अगर आप देखें तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए भरना ना, लिंक उसका एक्टिव हो गया है और आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जिसमें आपको भरना है। तो एक ये भी हो सकता है कि भाई आपने डेफ में, है ना, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो लिखा है उसके अलावा आप पैनल को अपने बारे में बताइए। तो सवाल बहुत सिंपल है। इस सवाल का जवाब किसी किताब में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है या चैट जीपीटी पे जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है और अगर आप इसको, क्योंकि इसमें एक कला भी है और एक विज्ञान भी छुपा हुआ है, वो दोनों एस्पेक्ट को अगर ढंग से हैंडल नहीं करते हैं तो फिर आपका जो एक जो आपका सकारात्मक
जो इम्प्रेशन पढ़ना था वो इम्प्रेशन क्रिएट नहीं हो पाता है, और आगे के जो सवाल आपके बनने थे वो उतने अच्छे सवाल, एक वार्तालाप आपके बीच में और पैनल के बीच में, मेंबर्स के बीच में स्टैब्लिश नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो आज जो हमारा पहला सवाल है इंटरव्यू प्रोसेस में, उस क्वेश्चन को हम लोग लेंगे कि कैसे, जब आपको पैनल कहता है कि आप अपने बारे में बताइए, तो उसमें क्या बताना है ना, उसमें क्या कुछ भी बताना है और क्या कुछ नहीं बताना है, और क्या चीजें आपको बिल्कुल उसमें रखनी है और किस क्रम में उसको रखना है ना, उसका एक साइंस है कि पहले ये फिर ये फिर ये, और क्या चीजें उसमें नहीं रखनी है, अननेसेसरी चीजें जो उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं करती हैं, और उस सवाल से फिर कौन कौन से सवाल बनते हैं, ये भी हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल वीडियो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। उससे पहले आपको थोड़ा सा अगर आपने एक वेब सीरीज देखा हो, एस्पिरेंट्स, है ना, बहुत ही फेमस वेब सीरीज है आप जैसे लोगों के लिए जो प्रशासनिक सेवा के लिए जज्बा रखते हैं, जो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स में अभिलाष है, संदीप भैया हैं, सबसे फेमस कैरेक्टर। ठीक है, सक्सेसफुल कैरेक्टर तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभिलाष है, बट यस, है ना, कहीं हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हम लोग संदीप भैया से ज्यादा बेटर रिलेट कर पाते हैं। तो संदीप भैया, आप जिन्होंने ये सीरीज देखी तो उन्होंने देखा होगा कि संदीप भैया ने बहुत स्ट्रगल किया, जैसा एक ग्रामीण परिवेश से जो आपका मेरा जैसा व्यक्ति आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक गाइडेंस की कमी थी। उनको लगता था कि उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन उनको एक फाइनल टच की आवश्यकता थी, जो कि उनको नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं उनका जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसके कारण, है ना, हम लोग इसमें देखते हैं वेब सीरीज के अंदर, जबकि अभिलाष हु कम्स फ्रॉम सो कॉल्ड एक अर्बन एरिया से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेल थ्रू कर जाते हैं, और जो हमारे संदीप भैया हैं, जो हमारे आइकन है, वो इसमें पीछे रह जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भाई हम जो संदीप भैया हैं हमारे, उनकी तरह हम लोग सिर्फ एक स्ट्रगलर नहीं बन के रह जाएं। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, है ना, हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, किताबों का ढेर लगा दिया हमने, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है, उसमें जो आज का सवाल है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, है ना, दैट विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेट गोल ये है ना, स्ट्रगल फॉर स्ट्रगल से एक आपका गोल नहीं है। आपका गोल है कि जो आपने तैयारी की है वो फाइनली आपका जो गोल है वहां तक पहुंचे, आप इस कुर्सी पर बैठे, है ना, आप सिविल सेवा का जो ये एक उच्चतम पद है, ग्रुप ए सर्विस है, उस पर आप बैठे। तो उसमें आपको मैं आज हेल्प करूंगा, और उसी सीरीज में आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे, दैट इज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने क्या किया है कि जैसा मेरे पास फीडबैक आया, मैंने आज फोकस किया कि भाई मैं हिंदी बाइलिंगुअल रखेंगे, लेकिन मेरा फोकस रहेगा हिंदी जो माध्यम के जो छात्र हैं, जो मेरी तरह कहीं ना कहीं रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ज़्यादा हेल्प करने की मैं कोशिश करूंगा। तो मेरे स्लाइड इंग्लिश में भी है ना, तो वो आप देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने हिंदी में भी रखे, सो दैट ज़्यादा ऑडियंस जिनको ज़्यादा आवश्यकता है हेल्प की, उन तक ये वीडियो पहुंचे। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कौन सा है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इस क्वेश्चन के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे आप रूम में एंटर करेंगे और आप पैनल के सामने आएंगे, पैनल में यूजुअली 3 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, तो आप जो चेयरमैन हैं उनको सबसे पहले ग्रीट करेंगे, या उस पैनल में कोई महिला है तो पहले उनको ग्रीट करेंगे, और फिर बाकी के पैनल मेंबर्स को एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में, और फिर आप उनकी परमिशन के साथ बैठ जाते हैं। जैसे ही आप बैठते हैं, पैनल का जो पहला 90% केसेस में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि भाई आप पैनल को, इंटरव्यू पैनल को अपने बारे में 2 मिनट तक, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं अपने बारे में बताइए। या वो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई अपना नाम नहीं बता के, अपनी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो ना बता के, और जो अन्य तथ्य हैं वो आप अपने बारे में बताइए। या वो कहेंगे कि भाई जो आपने डेफ में लिखा है उसके अलावा कुछ और बताइए। ठीक है, तो 90% केसेस में आप देखेंगे टेल अस अबाउट योरसेल्फ इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी को जो देखने में बहुत आसान है, लोग तैयारी भी नहीं करते इस सवाल की, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, विच विल डिसाइड कि आपका इस साल जो आपकी रैंक है, जो आपको सर्विस है वो मिलेगी, या आप इसी विशेष सर्कल में हर साल, है ना, इंटरव्यू देते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। तो इस सवाल को हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इसके डिफरेंट कंपोनेंट देखेंगे, इसकी जो साइंस पार्ट है वो उसको देखेंगे, इसका जो आर्ट्स पार्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, तो टेल अस अबाउट योरसेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है,
ना। मैं क्यों कहता हूँ कि यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी से आपका जो टोन है, जो आपका डायरेक्शन है इंटरव्यू का, वो कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन से डिसाइड होता है, और इसी से आपका जो इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, हम लोग कहते हैं पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है ना। हम सभी लोगों ने पढ़ा है बचपन से। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन जो आप कैरी करते हैं ऑल थ्रू योर इंटरव्यू, वो इसी क्वेश्चन के आपके क्वालिटी ऑफ आंसर्स से, है ना, क्या चीजें आपने इसमें उजागर की हैं, उन्हीं से फिर नए से नए क्वेश्चन बनते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है कि जो जितने भी कैंडिडेट आएंगे उसमें पैनल में 2000 लोग इंटरव्यू देंगे, 2500 देंगे, हर व्यक्ति का इस सवाल का जवाब अपना अपना यूनिक जवाब होगा। किन्हीं दो व्यक्तियों का जवाब सेम भी नहीं होगा। अगर आप चैट जीपीटी में भी जाएंगे ना आंसर ढूंढेंगे, तो वो भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन के आंसर को बनाने में। ये है क्वेश्चन का आंसर आपका धीरे धीरे इवॉल्व होता है। जब आप बचपन में पढ़ने जाते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप तैयारी करते हैं, आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, क्या चॉइसेस आप लाइफ में ना ऑप्ट करते हैं, उन सभी चीजों से डिसाइड होता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो किन्हीं दो लोगों का सेम आंसर नहीं होगा, सबका यूनिक होगा, और ये आपकी अपनी कहानी है। तो इसके जरिए आपको ये बताना है कि आपकी लाइफ की जर्नी क्या रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आरएएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है। जो सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा वो तथ्य बताने हैं आपको, ऐसे कोई भी तथ्य नहीं बताने हैं। तो वो क्या तथ्य है वो भी हम देखेंगे। सो ये आपकी अपनी कहानी है, ये आपको अपने आप तैयार करनी है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, आपको ना इसमें ये इंक्लूड नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ये डालना है, इस पे थोड़ा सा इस चीज पे फोकस करना है, बट अल्टीमेटली इट इज योर ओन स्टोरी, है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें आपकी एक लिमिट से ज्यादा कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा, इस तरह के क्वेश्चन में ये बहुत जरूरी है कि आप ऑथेंटिक, है ना, एक 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 ऑनेस्ट व्यक्ति उभर के आए, है ना। आप अल्टीमेटली आप सिविल सेवा, है ना, प्रशासनिक सेवा पद की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बनावटी जो रूप है उसके लिए कहीं रूम नहीं है। ठीक है, तो इसे आप कहीं से कॉपी नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको गढ़ा नहीं जा सकता है, चैट जीपीटी भी इसमें हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसमें आपको, है ना, बनावटी आपका रूप इस तरह से नहीं आना है, आपको एकदम ऑर्गेनिक, है ना, आपका जो नेचुरल सेल्फ है वो निकल के आए इसके अंदर। ठीक है, और यही क्वेश्चन डिसाइड करता है कि भाई आगे आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जब आप अपने बारे में बताते हैं, जैसा हम देखेंगे, है ना, आप कहाँ से आते हैं, आपने शिक्षा कैसे करी, आपकी फैमिली में, है ना, क्या पृष्ठभूमि है, आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने सिंपल आर्ट्स किया है, अभी आप कहीं काम कर रहे हैं, पहले कहीं काम किया है, या फ्रेशर हैं, आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या आपकी रुचि हैं। तो ये जो सवाल हैं ये रैंडम नहीं है ना, इन्हीं से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बनेंगे, इंटरव्यू का जो डायरेक्शन डिसाइड होगा इन्हीं सवालों से डिसाइड होगा। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप इसको एक एवरेज आंसर से थोड़ा सा बेटर कर पाते हैं ना, हेल्प से, इस वीडियो को देख के आप अपने आंसर में वो सब चीजें डाल पाते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक इंप्रेशन, एक सकारात्मक छवि आपकी क्रिएट होती है पैनल में जितने भी मेंबर्स बैठे हैं उनके अंदर। और चांसेस ये हैं कि वो आपसे जो सवाल पूछेंगे वो सवाल भी ऐसे पूछेंगे कि वो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, उनको इंटरेस्ट आएगा आपके अंदर, और एक आपको एक रणनीतिक अवसर देता है। कैसे आप ऐसी चीजों में एम्फेसाइज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि पैनल आपसे और सवाल उन चीजों पे पूछे, है ना। आप क्लू छोड़ सकते हैं, आप सुराग छोड़ सकते हैं, आप ऐसे कीवर्ड्स का यूज करेंगे कि पैनल को इंटरेस्ट आएगा आपके अंदर और वो उन्हीं चीजों से आपसे सवाल पूछेगा। तो ये एक तरह से आपका इसका एक रणनीतिक अवसर आपको देता है कि आप डिसाइड करें, ना कि पैनल डिसाइड करे कि इंटरव्यू का डायरेक्शन क्या होगा। दैट इज वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ये स्टेब्लिश कर दिया प्रमाइस कि यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एनी इंटरव्यू, स्पेशली जो प्रशासनिक सेवा के पद के लिए जो साक्षात्कार है उसमें। बट सर अब नेक्स्ट सवाल ये आता है, हम इसको कैसे टैकल करें, है ना, हम कैसे एक संदीप भैया नहीं बन के रह जाएं, हम लोग कैसे अभिलाष बने, हम कैसे हमने जो आज तक मेहनत की है ना, हमारे परिवार की जो आशाएं हमसे जुड़ी हैं उसको हम लोग मूर्त रूप कैसे दें, है ना, तो उसमें आप हमें हेल्प करें। तो इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। सबसे पहले मैं आपको इस पे फोकस करना चाहूंगा कि कुछ बेसिक्स हैं, है ना, कुछ फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, उन चीजों पे हमें फोकस करना है कि क्या हम कन्वे करना चाह रहे हैं इस सवाल के जवाब से, है ना, इस सवाल में क्या छुपा हुआ है। तो पहला तो यह है कि ये एक तरह का, है ना, हम लोग कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, सेल्स पिच करते हैं, उसको सेल्स पिच कहते हैं ना। कोई सेल्समैन आता है, वो आपके पास
पैनल के पास है ना 2500 लोग बैठे हैं बाहर, है ना, जिस दिन आप जाएंगे उस दिन बहुत सारे लोग बैठे होंगे, तो आपको क्यों लें, पोस्ट तो कम है, और आरएएस आरपीएस या जो सेवा आप चाहते हैं उसकी पोस्ट तो और भी कम है, तो आपको क्यों लें, है ना। तो एक तरह से ये आपका सेल्स पिच है ना। आप जैसे रूम में एंटर होते हैं और आप अपना पहला सेल्स पिच करते हैं इस सवाल के जवाब को देकर, ठीक है, तो आप अपने आप को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपना सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है वो करेंगे, है ना। आप एक जो यूनिफॉर्म है ना, महिलाओं की एक साड़ी है, एक तरीका है पहनने का, पुरुषों के इसमें भी एक टाई है ना, कोट, जो भी मौसम, जैसे अभी तो ठंडा मौसम है, वो सब तो है ना, वो सब तो है ही। और उसी के अंदर फिर है ना आगे आप कैसे क्या डिलीवरी करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तरह का सेल्स पिच है, आप अपने आप को सेल करने की कोशिश करें, तो आप वो चीजें बताएं जो इंपॉर्टेंट है ना, जिससे एक सिविल सर्वेंट बनने में आपको हेल्प मदद मिली है। आपको एज ए प्रशासनिक सेवा पद पर जब आप बैठेंगे तो आप कैसे अपनी जो चीजें हैं उसको बेटर डिलीवर कर पाएंगे, सरकार के काम को कैसे और अच्छा कर पाएंगे, कैसे आप जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी हेल्प कर पाएंगे, वो आपके इस सवाल के जवाब में निकल के आनी चाहिए, है ना। तो यू नो कि आपका गोल क्या है, तो सेल्स पिच भी अकॉर्डिंगली आपको अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, ऊपर दिए गए आपके उत्तर स्वाभाविक होना चाहिए, यानी कि हम जो भी टेल अस अबाउट योरसेल्फ के आंसर में जो भी चीजें हम देंगे वो आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, कृत्रिम नहीं होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट झूठी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने झूठ बोला, अगर आपने झूठ बोला तो आपका इंटरव्यू वहीं का वहीं चौपट हो जाएगा और वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। एक डाउटफुल इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति के लिए सरकार में कोई स्थान नहीं है। हमारे पास चैलेंजेस अभी ये नहीं है कि हमारे पास अच्छे लोग नहीं है, हमारे पास इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे पास हाई आईक्यू के लोग हैं, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है ना कि लोगों के पास जो इंटीग्रिटी का पैरामीटर है, ऑनेस्टी का पैरामीटर है, वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जितना हमारे लोगों को, देश को, सरकार को आवश्यकता है। तो इस वाली चीज पे हम बिल्कुल ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देयर विल बी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बनावटी आंसर नहीं बनाना है, किसी दूसरे का आंसर देके कॉपी नहीं करना है कि अरे यार इसका आंसर बहुत अच्छा लग रहा है ना, मैं भी यही आंसर बोल देता हूं। आप कैसे बोलेंगे, मैंने कहा ना, जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे हर व्यक्ति का यूनिक आंसर होगा, कोई भी दो आंसर सेम नहीं होंगे, वो आपकी अपनी स्टोरी है, वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी का कॉपी नहीं करना आपको, और एक ईमानदार कहानी बनाए, है ना, बनावटी नहीं बनाए, उसमें कोई ऐसे तथ्य नहीं डालें जो आपने किए ही नहीं है, आपकी हॉबीज ही नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, या आपका अचीवमेंट नहीं है, उस सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ जानते भी नहीं तो भी आप अपना उसको हॉबी कह रहे हैं। आपने कोई ऐसी चीज डाली उस इंटरव्यू में कि लेटर ऑन आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन हुआ और उसमें क्लियर हो गया कि आपने ये चीज सिर्फ इंटरव्यू पैनल को इंप्रेस करने के लिए डाली, ये जो तथ्य आपने डाला है ये एकदम बनावटी तथ्य है, झूठा तथ्य है, तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना है ना। ये फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स पे ही बिल्डिंग खड़ी होती है, उसी पे है ना देश खड़ा होता है। उसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एंड लास्ट, आप ये दर्शाएं कि अभी तक, है ना, आप अपने जब इसको आंसर को जब डिलीवर करें तो आप उसमें ये दर्शाने की कोशिश करें कि कैसे आपने जो अपनी चॉइसेस की हैं पूरे लाइफ में, करियर में, बचपन से लेके अभी तक, या जो भी स्टेज पे आपको रियलाइज होता है कि कैसे आपने एक एक जो चॉइस की है, कोशिश करें दिखाने की कि आपका गोल था सिविल सेवा में जाना, वो कोई एक रेट रेस का, अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं है आप, वो आपका एक स्वतः एक डिसीजन आपने लिया, है ना। आप सेल्फ मोटिवेटेड हुए, किसी को देखा आपने, दैट इज ओके, बट वो आपका अपना डिसीजन है। वो आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, वो कोई एक सनक नहीं है कि एक दिन रात को आप उठे एक दिन, है ना, और आपको सुबह उठे और रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे तो सिविल सर्वेंट बनना है, मैंने अभी एस्पिरेंट सीरीज देखा है ना, मैं फलाना फलाना मूवी देख के आया हूं। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो आपकी कॉन्शियस जो चॉइसेस हैं वो उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि यस, है ना, आप हमेशा से ये चीज बनना चाहते थे और ये बनने के लिए आपने ये स्टेप्स लिए हैं, वो आपके टेल अस अबाउट योरसेल्फ के आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो चीजें। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए चीजों का। तो अगर आप इन फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे, बेसिक्स पे पहले फोकस करेंगे, बेसिक्स फर्स्ट पे, तो आपकी जो क्वालिटी है आंसर की, टेल अस अबाउट योरसेल्फ की, जो आपकी छवि है वो एक बेटर क्रिएट होगी। एक रैंडम आंसर देने की बजाय आप, है ना, ये सब चीजों पे भी फोकस करें। तो दीज आर द बेसिक्स। अब हमने बेसिक्स देख लिए, अब हम देखेंगे कि इसमें जो एक आर्ट्स पार्ट है, कला है इंटरव्यू देना, और उसमें एक विज्ञान पार्ट है, तो दोनों चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो लेट अस सी कि भाई अब इस, ये तो सर आपने मुझे बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक्स है, लेकिन अब उसमें जो डालना क्या, इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो लेट अस सी क्या सीक्वेंस होना चाहिए। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड,
जो आपके काम की है। तो साइंस पार्ट का मतलब क्या होता है, देखिए साइंस क्या बताती है कि आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना, आप एक सीक्वेंस में चीजें करते हैं, ठीक है। और एक जो अगला स्टेप है वो पिछले वाले स्टेप से कनेक्टेड है, उसका अगला पीछे वाले से कनेक्टेड है, एक लॉजिकल सीक्वेंस है ना। 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 बाद में आएगा, 4 आएगा, ऐसा नहीं होगा ना, पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, ये दिस इज नॉट साइंस, ठीक है। साइंस ये है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये गलती बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, है ना, जो मेनली जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, वो ये कर देते हैं कि सर, ठीक है। तो आप समझ गए कि जब हम कहते हैं ना कि साइंस विज्ञान जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें दिखाना है, तो यही है कि भाई पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3, 4 आएगा। तो एक सीक्वेंस होना चाहिए आपके इस सवाल के जवाब में भी। तो वो क्या सीक्वेंस होगा, देखिए जब आप इस सवाल का जवाब देंगे तो आपको ये सबसे पहले तो आपको उस सवाल में, है ना, आपका ये लिखना है कि भाई जनरली आरएएस में क्या होता है कि पैनल ये कहता है कि भाई आप अपना नाम मत बताइए ना कहीं वो नहीं चाहते कि वो प्रेजुडिस्ड हो जाएं, वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएं। वो जनरली ये भी कहते हैं कि भाई आप अपना डिस्ट्रिक्ट मत बताइए, है ना, ठीक है। तो एक वो अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखना चाहते हैं जो सामने जो बच्चा बैठा है, जो एस्पिरेंट बैठा है उसके प्रति, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, सबसे पहले आपको ये बताना है पहले नंबर पे कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, आप के पिता क्या करते हैं, है ना, आप किस तरह के परिवार से आते हैं, आपकी माता क्या करती हैं। तो उसमें, है ना, जैसे आप कह सकते हैं कि सर मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और मेरे पिता एक कृषक हैं, मेरी माता जो हैं वो गृहिणी हैं, आप कह सकते हैं जो मेरी माता है वो एक आशा वर्कर हैं, या मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ कि मेरे माता पिता मजदूर हैं, या मैं ऐसे परिवार से आता हूँ कि मेरे माता पिता स्कूल में टीचर हैं, या मेरे पिता बैंक में काम करते हैं, माता मेरी गृहिणी है। तो जो भी आपका आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखें कि आपको अपने माता पिता का आपको अपने माता पिता का नाम बताने की जरूरत नहीं है ना। नाम जान के हम लोग क्या करेंगे ना, उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम से कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा ना, उससे मैं आपके बारे में कुछ जान नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे तो सिर्फ इतना ही जानना है कि आप शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं, तो ये मुझे कहीं ना कहीं आपके बारे में बताता है ना, आपके बारे में एक आइडिया देता है कि भाई मुझे आपसे किस तरह की अपेक्षाएं रखनी चाहिए, या आप किस तरह का अनुभव लेके आ रहे हैं जब आप प्रशासनिक पद पर आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना, ठीक है। तो आपके माता पिता क्या करते हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपके परिवार में आपका कोई बहन भाई है जो ऑलरेडी सिविल सेवा में है, तो आप बता सकते हैं कि मेरे भैया या मेरी बहन है वो ऑलरेडी सिविल सेवा में, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना, नथिंग, इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं है, ये आप एक जो भी आपका ऑनेस्ट आंसर है ना, आपकी ईमानदारी के साथ आपको बताना है। तो पहले आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे, पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरा स्टेप क्या होगा, सर मैंने अपनी जो 10वीं 12वीं की जो या जो पढ़ाई है मैंने मेरी 12वीं तक की वो किसी सरकारी स्कूल से किया है, या मैंने अपने माता पिता के साथ शहर में रहते हुए मैंने नीरजा मोदी से किया है, केंद्रीय विद्यालय से किया है, या मैंने नवोदय विद्यालय से अपनी शिक्षा की है। जो भी आपकी शिक्षा रही है उसके बारे में आपको एज इट इज बताना है, ये एक फैक्ट है, इसमें कुछ भी ऐसी कोई गढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। या ये हो गया, उसके बाद आपको बताना है कि सर उसके बाद मैंने आर्ट्स किया है, मेरे आर्ट्स में या मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है, या मैंने हो सकता है मैंने कॉमर्स में कुछ किया है ना, अपनी बीकॉम किया है, उसके बाद फिर फर्दर मैंने एमबीए किया है, पीजी किया है। तो जो भी आपने किया है सेकंड स्टेज में आपको जो आपकी हायर एजुकेशन है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो जहां से भी आपने एजुकेशन की उसके बारे में बताना है। तीसरे नंबर पे आप क्या रखेंगे, आप ये बताएंगे कि हो सकता है कि कुछ लोग तो इसमें फ्रेशर होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे मेरे जैसे लोग होंगे जो ऑलरेडी, है ना, सब्सटेंशियल काफी काम कर चुके होंगे सरकारी महकमों में या प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो उनका कोई भी अगर कार्य का अनुभव है, ठीक है, पहले का, उसके बारे में बताना है। वर्तमान में यदि वो किसी किसी पद पर कार्यरत हैं उसके बारे में बताना है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलरेडी अधीनस्थ सेवा में होते हैं, या वो कहीं बॉम्बे में, दिल्ली में, या किसी लेक्चरर के पद पे काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में उनको बताना है, ठीक है। तो पहले आपने बताया अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, फिर आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, आपने अपनी जो हायर एजुकेशन है वो कहाँ से की, उसके बाद आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कार्य अनुभव है, वो बताना है। अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर है तो आपको बताना है। और वर्तमान में अगर आप कहीं पे कार्यरत हैं उसके बारे में आपको डेफिनेटली बताना है।
ये हो गए 3 सबसे इंपॉर्टेंट। चौथे पॉइंट पे आपको क्या बताना है कि जब आप स्कूल में थे, आप कॉलेज में थे, ठीक है, या ठीक है, आपका कोई और अचीवमेंट है एक्स्ट्रा करिकुलर, तो कोई भी आपकी उपलब्धियां हैं, आपने बोर्ड टॉप किया था कक्षा 10 में, कक्षा 12वीं में, या आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के या पॉलिटिकल साइंस के, या आप आईआईटी टॉपर थे, व्हाटएवर इज योर अचीवमेंट, या आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहते हुए है ना क्रिकेट टीम को लीड किया, बास्केटबॉल टीम को लीड किया, आप ट्रैक इवेंट्स में आपने मेडल जीता, स्टेट लेवल पे आपने कॉम्पीट किया, उसमें आपको जो भी आपकी उपलब्धियां हैं जिससे इंटरव्यू पैनल को आपके बारे में कुछ जानने को मिलेगा, जिससे आपकी एक सकारात्मक छवि क्रिएट होगी, जिससे आपकी जो क्वालिटीज हैं, है ना, आप एक टीम लीडर हैं, आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप में एक अपने आप को साबित करने का एक जुनून है, वो सब चीजें क्वालिटीज आपकी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं वो इसमें निकल के आएंगी। ये हो गए 4 पार्ट हो गए। 5वें में आप ये रख सकते हैं अगर आपकी कोई हॉबीज हैं, अगर हैं तो, ठीक है, आपकी कोई हॉबीज नहीं है बट आपके जनरल को इंटरेस्ट है ना, आपको बुक पढ़ने का शौक है, आपको अपने खाली समय में क्रिकेट खेलने का शौक है, या आप एक पर्टिकुलर तरह की किताबें पढ़ते हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, आपको चित्रकारी करने का शौक है, आपको प्लेसेस विजिट करने का शौक है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, ठीक है, या आपको मूवीज देखने का एक पर्टिकुलर जॉनर की मूवीज देखने का शौक है, या पर्टिकुलर तरह के आप है ना गाना सुनने का आपको शौक है, या आप गाना सीखते हैं, रियाज करते हैं, आप पैसा खर्च करते हैं, कहीं पे आप कोचिंग लेते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो वो सब चीजें आप अपनी रुचि हॉबीज में इंटरेस्ट में बता सकते हैं, ठीक है। तो और ऐसा अगर आप 5-6 कंपोनेंट रखेंगे, जैसे पृष्ठभूमि हो गया पहला, दूसरा आपकी शिक्षा जिसमें आपकी स्कूलिंग और हायर एजुकेशन, तीसरा आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस या फिर आप फ्रेशर हैं, फोर्थ आपकी उपलब्धियां, एंड फिफ्थ आपका होगी आपकी हॉबीज इंटरेस्ट। अगर आप ये सब चीजें इंक्लूड करते हुए है ना 2 मिनट का कम से कम आप अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करें, है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, आप कागज पे लिख लें, अपने नोट्स बनाएं, है ना, एक कॉपी तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब आप इंटरव्यू हॉल के बाहर वेट कर रहे होते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको नर्वसनेस होती है कि आप अपने हाथ में अपनी नोटबुक रखें जिसमें आपने इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, आपने उनका पॉइंट्स में आपने आंसर बना रखे हैं, सो दैट जब आप इंटरव्यू में जाएं और सडनली आप पे प्रेशर आए तो आप घबराएं नहीं, और जो आपकी महत्वपूर्ण तथ्य हैं लाइफ के, है ना, वो आप उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में रख सकें, ठीक है, एंड यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लिख लें, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं लगे कि आप तोते की तरह बोल रहे हैं जैसे आप रट के आए, नहीं, लेकिन कोई चीज मिस भी नहीं हो, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आप अपने जो पूरा आंसर है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने आप बारे में पैनल को बताएं, उसमें इस कंपोनेंट होने चाहिए। अगर ये नहीं है ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको लगेगा आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। या तो आपने क्या किया होगा, ये पहले ये डाल दिया होगा, बाद में ये डाला होगा, तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसका एक साइंस है, इसका एक लॉजिकल सीक्वेंस है, उसको फॉलो करना है और इसका अभ्यास करें। कैसे करें? अपने दोस्तों के सामने करें, मॉक इंटरव्यूज में तो करें ही करें, लेकिन अपने दोस्तों के सामने करें, आईने के सामने करें, मोबाइल फोन है उसमें रिकॉर्ड करें, बार बार अभ्यास करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इतना तो मुझे विश्वास है कि हम लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, हेल्प मिलने पे हम बहुत अच्छे से अपनी मेहनत कर सकते हैं। तो मेहनत करनी है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से हमें वो चीज करनी है। तो ये हो गया साइंस पार्ट, ठीक है। तो अगर वो चीजें नहीं है तो आपके इंटरव्यू में फिर बात नहीं बनेगी। अब जब आप अपना आंसर तैयार कर रहे हैं, है ना, जब आप मैंने जो आपको बताया सीक्वेंस, उसमें आप टेल अस अबाउट योरसेल्फ पे काम करें, तो क्या चीजों पे ध्यान देना है? देखो, भूमिका से जुड़े, हर बिंदु को सिविल सेवक प्रोफाइल की आवश्यकताओं से जोड़े, है ना। आपने इसमें वो चीजें डालनी है, मैंने एक तो आपको है ना अचीवमेंट्स के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, हॉबीज के नाम पे आपको बताने की कोशिश करी, और आप है ना सिविल सेवक का पद क्या है वो आपसे अपेक्षा करता है कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति चाहिए, उन्हें कोई साइंटिस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी हैं, आपके माता पिता अगर किसान भी हैं, सिंपल किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, तो स्टिल आप एलिजिबल हैं उस चीज के लिए। तो आप ये शो करें कि आपका जो प्रोफाइल है और आरपीसी का जो रिक्वायरमेंट है सिविल सेवक के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए, उन दोनों में सामंजस्य क्या है, वो दोनों कैसे जुड़ी हुई, क्या आप नया ला सकते हैं जो बाकी के व्यक्ति नहीं ला सकते ना। आपके पास ऐसा क्या है जो बाकी लोगों के पास क्या, आपके पास एम्पैथी है ना, आप एक उस बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जहां पे सरकार की स्कीम्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वहां पे जो लाभार्थी सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं, ठीक है। आपको क्या शो करना है? अपने आंसर के थ्रू अपने ऐसे तथ्यों पे फोकस करना है, एम्फसाइज करना है जो ये शो करें कि आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, आप
ओपन माइंडेड हैं, खुले विचारों के व्यक्ति हैं, आप में आईक्यू के साथ ईक्यू भी है, इमोशनल क्वोशंट भी है, आप में भावनात्मक इंटेलिजेंस भी है, और आप सभी को सम्मान देते हैं, है ना। तो जितने भी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, ईमानदारी है, टीम स्पिरिट है, प्रेशर के नीचे आप काम कर सकते हैं, आप लोगों को लीड कर सकते हैं, वो सब चीजें आपकी इसमें निकल के आए हैं। तो कुछ डूज हैं, उन पे आपको फोकस करना है, अपनी क्वालिटीज दिखानी है ना, रैंडम आंसर नहीं देना है, इस तरीके से उस आंसर को बनाना, और वह सब अपनी लाइफ से जो भी एपिसोड्स हैं उन पे फोकस करना है कि वो आपकी सिविल सेवा की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं, और आप में कहीं ना कहीं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। क्या चीजों पे नहीं होनी चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी है, जैसे मैंने कहा ना, मान लीजिए आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बता रहे हैं, तो आपको माता पिता का नाम बताने की जरूरत नहीं है ना, उससे कोई वैल्यूडेशन नहीं हो रहा। हाँ, आप अदानी अंबानी के बेटे हैं, टाटास हैं, गांधी फैमिली से आते हैं, तो एक अलग बात है, ठीक है। अदरवाइज आपके नाम से आपके इंटरव्यू में उससे कोई वैल्यू एडिशन, उससे कोई आपको हेल्प नहीं मिल रही है, ठीक है। और इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं डालें, है ना, आपका घर कहाँ है ना, आप कितने भाई बहन हैं, उससे कोई आपको कोई यूज नहीं है, टाइम का एक इफेक्टिव यूज करना है, ठीक है। तो अस्पष्ट इरेलेवेंट अप्रासंगिक जानकारी देने से बचें। इस तरह की कोई बात नहीं बोलें कि जिसमें आपका किसी समुदाय विशेष के प्रति, किसी जाति विशेष के प्रति या विमेन के प्रति आपका एक रेग्रेसिव एटीट्यूड, है ना, संकीर्णता आपकी झलके, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। आपको कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना है जो आपकी राजनीतिक जो झुकाव है किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ या किसी आइडियोलॉजी की तरफ, वो उसको दर्शाता है, वो बिल्कुल नहीं करना है। एज ए सिविल सर्वेंट आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपकी जो प्रतिबद्धता है, जो आपका कमिटमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के प्रति है ना, जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज हैं उसके प्रति आप लॉयल हैं, है ना, आपको उसको सर्वोपरि रखना है, ना कि किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, समुदाय विशेष को, ठीक है। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है, बच्चे करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, वो जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन उनको कोई बताता नहीं है, तो इसलिए मैंने इस पर डाला कि ये गलती नहीं करनी है। ऐसी किसी भी चीज से बचें जो पक्षपात, जो पूर्वाग्रह का संकेत देता हो, या है ना, जो संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाए। पैनल में महिलाएं भी बैठी हैं, पैनल में अलग अलग लोग भी बैठे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग भी बैठे हैं, हमें ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है, हमें कोई ऐसा नहीं शो करना है कि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज को डिसलाइक करते हैं, ठीक है, वो नहीं दिखाना है, क्योंकि आपको नहीं पता, जाने अनजाने में आप किस पैनल मेंबर को ठेस पहुंचा दें और वो आपका वहीं पे करियर को चौपट कर देगा। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आपको पूरे ओवरऑल आपका जो भी आंसर रहेगा, नॉट ओनली टेल अस अबाउट योरसेल्फ, या किसी भी सवाल के जवाब में आपको रिग्रेसिव, कंजर्वेटिव नहीं दिखना है, आपको प्रोग्रेसिव दिखना है, आपको खुले विचारों वाला दिखना है, ओपन माइंडेड दिखना है, एम्प्टी माइंडेड भी नहीं दिखना है, जैसा अंबेडकर ने कहा ना, ओपन माइंडेड दिखना है, ठीक है। और कहीं ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सबसे ऊपर रखते हुए, और आपको एक प्रोग्रेसिव सिविल सर्वेंट के तौर पे अपने आप को, अपनी एक छवि क्रिएट करनी है, और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है। तो ये बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं, और भी चीजें हैं, बट ये मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बार बार इंटरव्यूज लिए जयपुर में, है ना, एज ए हेल्प करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में बुलाते हैं प्रो बोनो बेसिस पे, तो मैंने ये कमियां उनमें देखी, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इन चीज़ों पे जो बच्चे हैं हमारे, स्पेशली जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको बताने की ज़रूरत है, तो मैंने इसलिए इन पॉइंट्स को स्लाइड में रखा है, ठीक है। तो आपके इंटरव्यू में आंसर में क्या क्या होंगे, ये पॉइंट्स होंगे, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, अनुभव, उपलब्धियां इत्यादि, और उसमें आपको ये इंश्योर करना है कि ये डूज और डोंट्स पे बहुत फोकस करना है। नेक्स्ट, अब कला वाला जो मैंने कहा ना, इंटरव्यू देने कला भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट कला है ना, वो प्रैक्टिस से ही आती है। मेरा पैनल, मेरा इंटरव्यू वीडियो देख लेंगे, किताबें पढ़ लेंगे, हाँ हेल्प करेगा, लेकिन हम कहते हैं ना, स्विमिंग कैसे आती है, साइकिलिंग कैसे आती है, आंसर राइटिंग कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है, और वो अपने आप में एक आर्ट है। तो आर्ट कैसे है, बिल्कुल आर्ट है। देखिए, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर अपने अपने हिसाब से बनाएंगे, मैंने एक सीक्वेंस बता दिया, सीक्वेंस ही बना लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग यूनिक हैं, है ना, हमें कुछ चीजें हैं जो हमें अलग बनाती हैं, और वो जो अलग बनाती हैं और वो कैसे आपको दूसरों से अलग बनाती है और वो कैसे बेहतर बनाती हैं, वो आपका इस आर्ट्स वाले पार्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। आप अपने क्वेश्चन पे किन चीजों पे फोकस करेंगे और किन चीजों को हाईलाइट करेंगे, इससे डिसाइड होगा कि आपके जो आने वाले क्वेश्चन है वो एंटिसिपेट कर पाएंगे, आप वो क्वेश्चन पूछेगा पैनल जो आप उनसे चाहते हैं कि वो आपसे पूछें, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू का डायरेक्शन आप डिसाइड करेंगे, तो वो हो गया आपका कला वाला पार्ट आ गया, ठीक है।
तो जो वो भी फॉलोअप क्वेश्चंस होंगे, काउंटर क्वेश्चंस होंगे, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो प्रासंगिक क्षेत्रों पर जोर दें, तो जीवन के ऐसे अनुभवों को उजागर करें, ऐसे अपने हॉबीज को, एकेडमिक नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स को उजागर करें जो आपकी नेतृत्व, लीडरशिप, ईमानदारी इत्यादि जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, है ना, उनको स्टैब्लिश करता है। आप ऐसे कीवर्ड्स का यूज करें या ऐसे विषयों पे फोकस करें जिससे कि पैनल को इंटरेस्ट आए और वो आपसे उन क्वेश्चंस पे और जानना चाहे, उन कीवर्ड्स के बारे में और जानना चाहे, आपके जीवन के उन पहलुओं के बारे में और जानना चाहे। हम देखेंगे कैसे, मैंने एक सिंपल आंसर भी बनाया है इसके अंदर। फॉलोअप की अपेक्षा करें, है ना, आपके द्वारा जो भी संकेत दिए गए हैं गहराई से विचार करने की तैयारी करें, है ना, उस पर सोचें और प्रभाव बढ़ाएं। ठीक है, तो अगर आप, है ना, आपका स्ट्रक्चरिंग ढंग से करते हैं और आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल से अपनी क्वालिटीज को एम्फेसाइज करते हैं और फॉलोअप क्वेश्चन भी उसी से निकल के आते हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि ना आपका इंटरव्यू अच्छा है, बुरा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, दैट इज द आर्ट्स पार्ट। ये हो गया। अब आपने आंसर बना लिया, यहां तक आप आ गए, है ना, आपने इसका सीक्वेंस भी सीख लिया, आपने डूज एंड डोंट भी सीख लिए। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये इंटरव्यू क्यों दे रहा हूं? मैं ये प्रशासनिक पद के लिए दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन हो, मुझे अबव एवरेज 65 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर मिले, जिससे कि इस बार जो कट ऑफ कम है मेंस की, है ना, उसमें मैं उसको पार कर जाऊं अपने इंटरव्यू के बूथे पे और मेरा सिलेक्शन हो। तो आइडिया इस कि मैं प्रशासनिक पद के लिए जा रहा हूं, तो उसके लिए कुछ क्वालिटीज वो लोग ढूंढ रहे हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जिसको कहते हैं OLQs कहते हैं, ऑफिसर लाइक। क्या क्वालिटीज हैं जिसपे आपको ध्यान में रखना है कि वो आप इस तरह की क्वालिटीज आपकी निकल के आए, जो भी आप चीजें बोल रहे हैं कि भाई आप खुले विचारों के, जैसा मैंने कहा ना, ओपन माइंडेड हैं, आप प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, आप अडेप्टेबल हैं, आप आधुनिक सोच रखते हैं। तो इस तरह के उदाहरण आपको अपने उस आंसर में रखने हैं, आपकी लाइफ के उन एक्सपीरियंसेस पे फोकस करना है जिसमें ये सारी क्वालिटीज आपकी निकलें। आपकी IQ के साथ साथ, है ना, आपकी IQ तो चेक हो गई, वो तो आपकी प्रीलिम्स में भी चेक हो गई, ठीक है, और आपकी मेंस में भी चेक हो गई। अब बात हो रही है कि आप EQ में भी उतने ही अच्छे जितने आप IQ में अच्छे हैं। तो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को आपको दिखाना है कि आप में एम्पैथी है, सहानुभूति है, जो कमजोर जो सेक्शन है सोसाइटी का, आप में एम्पैथी है, सिंपैथी है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। आप जो कमजोर वर्ग है उसके बारे में सोचते हैं, आप पब्लिक सर्विस को सर्वोपरि रखते हैं और प्राइवेट इंटरेस्ट को नीचे रखते हैं ना, आपको ऐसे दिखाना है, शो करना है अपने एग्जाम्पल्स के द्वारा। क्योंकि हम सभी लोग ये क्वालिटीज रखते हैं, लेकिन हम लोग क्या इसको शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें शो करना है। हम पहली बार हमें पता चला कि हाँ यस, इन चीजों पे भी फोकस करना होता है। और हम सभी को सभी के प्रति एक समदृष्टि है, एक इक्वल भाव से देखते हैं ना, सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, किसी में ऊंच नीच का हमको इस तरह का हम लोग भावना नहीं रखते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन से गाइड होते हैं। तो ये क्वालिटीज निकल के आनी चाहिए आपके आंसर में, तभी आपका आंसर है और आपको 65-70 नंबर मिल पाएंगे, 80-85 नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, उसी से आपका डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैंने कहा ना, कितना हम डिस्कशन कर रहे हैं, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, एक सिंगल क्वेश्चन है, लेकिन वो आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन, आपकी जो छवि है पैनल के अंदर, उसको डिसाइड कर रहा है। इसलिए हम लोग इतना इस पर डिस्कशन, इसके अलग अलग पहलू पे कर रहे हैं। हम और डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक संक्षिप्त रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो सर आपने हमें यह भी बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उसमें उसका सीक्वेंस क्या होगा, किन चीज़ों में फोकस करना है, उसको डायरेक्शन कैसे देना है, हमें क्या क्वालिटीज़ उसमें शो करनी है कि हमें वो क्वालिटीज़ हैं, वो सब हमने सर देख लिया। लेकिन आप हमें सैंपल आंसर तो बताइए, है ना, और उस सैंपल आंसर से क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो भी हमें बताइए। ठीक है, तो हमें पूरा बताइए, या तो फिर हमें नहीं बताइए। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक सैंपल आंसर बनाया। जैसे ये आंसर सैंपल है, आप यूनिक हैं, आपका आंसर अलग होगा, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होंगी, इसलिए मैंने आपको बनाया। इसको रटना नहीं है ना, ये आपको डायरेक्शन देने के लिए कंपास है। पता चला कि आप सभी लोग इसी को रट रट के इंटरव्यू दे रहे हो, सबके आंसर सेम आ रहे हैं, तो सेम आंसर आएंगे तो सेम सा ही नंबर मिलेगा, फिर वही 40-50 नंबर, तो उससे फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन देने के लिए है, इंडिकेटिव आंसर है, रटने के लिए नहीं है, इंस्पिरेशन के लिए है, कॉपी करने के लिए नहीं है। इस क्वेश्चन के आंसर में चैट जीपीटी भी आपको हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास आप यूनिक हैं, है ना, चैट जीपीटी तो कॉमन आंसर देगा, तो वो नहीं करना है। जो मैंने पूरा पीपीटी डिस्कस किया उस पर फोकस करना है। तो कैसे बनेगा, जनरली यूपीएससी आरएस के इंटरव्यू में जनरली क्या होता है कि वो नाम और आपकी जो जहां से आप आते हैं वो कहते हैं उसको मत बताइए आप, है ना कहीं वो किसी तरह का पूर्वाग्रह क्रिएट नहीं करना चाहता, प्रेजुडिस बायस क्रिएट नहीं करना चाहता, तो उसको छोड़ते हुए आप अपने बारे में बाकी बताइए। तो कैसे बताएंगे, जैसे मैंने कहा ना, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरू करना है। कैसे, जैसे मेरे पिता कृषि कार्य करते हैं, ठीक है, और जो मेरी माता है वो आशा वर्कर है,
ठीक है, गांव में आशा वर्कर हैं और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, ग्रामीण समुदाय से आता हूँ, इस तरह से आप बता सकते हैं उनको। और मैं खेती में भी अपनी माता पिता की हेल्प करता हूँ, ठीक है, जब मैं गांव में रहता था, ठीक है। तो ये एक तरह से जो रूरल बैकग्राउंड से आता है, मेजोरिटी ऑफ जो लोग आते हैं उनके हिसाब से मैंने बनाया है। तो मेरी माता एक आशा कार्यकर्ता है के रूप में ग्रामीण समुदाय विशेषकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती हैं। अब हमने ये क्यों बोला है, हम चाहते हैं कि वो हमसे आशा वर्कर पे क्वेश्चन पूछें, वो हमसे कहीं ना कहीं राजस्थान में जो एग्रीकल्चर है उससे जो रिलेटेड जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस है, उसके बारे में पूछें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप अपनी, मैंने बताया ना, फिर आपको एजुकेशन के बारे में बताना है, स्कूल और कॉलेज। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैंने फलाना फलाना से, और अपनी जो ग्रेजुएशन है वो हमने फलाना फलाना विषय में, है ना, फलाना फलाना राजस्थान यूनिवर्सिटी से, IIT से, है ना, उससे की है। शिक्षा काल के दौरान मैंने न केवल, है ना, एकेडमिक अचीवमेंट्स पर ध्यान दिया, बल्कि विभिन्न गतिविधियों में नेतृत्व एवं टीम वर्क का अनुभव भी प्राप्त किया। वो कैसे किया, मैं क्रिकेट टीम में कैप्टन था, मैं बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था, मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में मैंने पार्ट लिया, है ना, वो सब चीजें आप दिखा सकते हैं, या मैं किसी NGO से जुड़ा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, और आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। तो एकेडमिक रूप से मैंने सदैव उत्कृष्टता की ओर प्रयास किया, जिसके अंतर्गत मुझे, हो सकता है आपको 10th 12th में आपने टॉप किया हो सकता है आप कॉलेज के अंदर आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, है ना, आपको गोल्ड मेडल मिला है फिजिक्स में, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, हो सकता है आप DU से पढ़े, है ना, ठीक है। तो कुछ भी जो भी आपका अचीवमेंट आपको बताना है, आपने कोई पेपर प्रेजेंट किया, है ना, उसको सराहा लोगों ने, आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, डिबेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, वो आपको बताना है, ठीक है। शिक्षा के साथ साथ आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी की, ड्रामा किया, है ना, स्पोर्ट्स किया, डिबेटिंग किया। तो ये सब क्वालिटीज अगर आपने की है तो बताना है, बनाना नहीं है, झूठा नहीं बनाना है ना, आपको ऑथेंटिक रहना है तो बताना है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसने ये सब कुछ किया वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से सुपीरियर है ना, हर व्यक्ति अपने आप में सुपीरियर है। आपको ये देखना कि आपके कौन से लाइफ के पहलू हैं जो आपको प्रशासनिक सेवा के पद के लिए दूसरे से बेहतर बनाने हैं, वो आप सभी के पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो IIT से पढ़ा है सिर्फ उसी के पास है, जो जेवियर से पढ़ा है उसी के पास है, नीरजा मोदी से पढ़ा है ना, जो जो कोई महंगे स्कूल से पढ़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। RS परीक्षा के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो आप और हम सब में है। नेक्स्ट, तो मैंने बता दिया, तो आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताना है, कोई आपको पुरस्कार वगैरह मिला है, आपने कोई जैसे कई लोग निबंध लिखते हैं, अखबार में पब्लिश होता है, उसके बारे में बता सकते हैं, है ना, किसी NGO में वो पार्ट लेते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, फिर मैंने कहा ना, आपको अगर कोई कार्य अनुभव है तो उसके बारे में बताना है। तो जैसे वर्तमान में मैं प्रथम श्रेणी शिक्षक लेक्चरर के पद पर शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत हूँ, या जैसे मैं धौलपुर में कार्यरत हूँ, जालोर में कार्यरत हूँ, ठीक है। उसके इससे क्वेश्चन निकल के आएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास मिड डे मील के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, एजुकेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पीछे क्यों है, क्यों लर्निंग आउटकम्स हमारे कम है, ये प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है बीइंग ए टीचर, ठीक है। इस भूमिका में मुझे बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षण प्रणाली के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से कार्य करने का अनुभव दिया है। और अगर आपको अनुभव नहीं हो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, पहले उन्होंने काम नहीं किया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं पास आउट हुआ, उसके बाद से मैं सतत तैयारी कर रहा हूँ, मुझे RS बनना है, तो ठीक है, मेरे पास कार्य अनुभव नहीं है, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्य एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मैंने निरंतर जारी रखी है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं एज ए फ्रेशर, ठीक है। और लास्ट, आपकी हॉबीज क्या अगर है तो, और आपकी रुचि क्या है, आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं। तो जैसे मेरी रुचियों में पब्लिक पॉलिसी पढ़ना, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पढ़ना, न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ना, मैगजीन से पढ़ना, राजस्थान का इतिहास के बारे में जानना, भूगोल के बारे में जानना, सामुदायिक गतिविधियों में शामिल होना, है ना, जो सोशल कॉज है उसमें कंट्रीब्यूट करना, उसमें पार्ट लेना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, किसी NGO में हेल्प करना, है ना, कुछ भी हो सकता है आप, ठीक है। साथ ही, है ना, आप एक ओवरऑल पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी आपको दिखाना है, एक आप सर्वांगीण विकास के महत्व को आप समझते हैं, तो आपको हेल्थ पे भी फोकस करना है। साथ ही मैं योग एवं खेलों के माध्यम से स्वयं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से संतुलित रखने का प्रयास करता हूं या करती हूं, ठीक है। तो फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा कि भाई जो योग, जो शब्द है ना, योग कितने प्रकार के होते हैं, या ये पतंजलि योग क्या होता है ना, कुछ भी, है ना, जो भी आप चीज बोलते हैं वहां से आपका सवाल निकल के आएगा। सामुदायिक गतिविधियों में, है ना, आप जो भी बोलेंगे कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता हूं, तो आप कैसे पढ़ाते हैं, कितना घंटा उसमें देते हैं,
गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम एजुकेशन रिलेटेड है ना, ठीक है। तो जो भी आप चीज बोलेंगे राजस्थान के इतिहास के भूगोल के बारे में, वहां से प्रश्न निकल के आएंगे। तो एक तरह से आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपके जो इंटरव्यू का डायरेक्शन किधर हो, आपसे कौन से सवाल पूछे जाएं, और आप उन क्वेश्चंस को एंटिसिपेट करके, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अभी इसके अंदर, उसको एंटिसिपेट करके फर्दर प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया, तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। उनको लगेगा कि यस, ये जो बच्चा है ये एकदम सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज रखता है और एक वेल प्रिपेयर्ड बच्चा है, और एक बहुत ही थरो आंसर के साथ, लॉजिकल आंसर्स के साथ ही प्रेजेंट कर रहा है, आप कहीं अटक नहीं रहे हैं। तो अब अगर आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं भी बता पाएंगे ना कि फलाना फलाना राजधानी किसकी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब किस तारीख से लागू हुई, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने ये क्वेश्चंस को ढंग से कर लिया। सो मैंने आपको बताया है ना, टेल अस अबाउट योरसेल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें क्या चीजों पे ध्यान रखना है, और एक मैंने सैंपल आंसर आपको बताया सिर्फ हेल्प करने के लिए, रटने के लिए नहीं, इंस्पायर करने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या फॉलो अप क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एक सैंपल आंसर दिखाया, ठीक है। एक रूरल, एक ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चे का एक सैंपल आंसर मैंने आपको दिखाया, तो इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उसके लिए हम लोग पहले से तैयारी करें ना, तभी तो हम लोग इस बार सेलेक्ट होंगे अच्छे मार्क्स के साथ। तो परिवार और पृष्ठभूमि पे, है ना, पारिवारिक पृष्ठभूमि पे फोकस करना था। तो अगर बच्चे ने जो जवाब मैंने इसमें आपको दिखाया अगर वो देता है, तो उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, ओके आपके पिता किसान, आपने बताया, तो राजस्थान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, डिपेंड करता है आप जालोर से आते हैं, धौलपुर से आते हैं, है ना, आप वेस्टर्न राजस्थान से आते हैं, आप शेखावाटी से आते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा, आपके एरिया में सेम की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, जंगली पशुओं की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, तो डिपेंड करेगा। और इन जनरल चूंकि आप किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए तैयारी के दौरान भाई किसानों की क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या सोल्यूशन है, सरकार उस पर क्या कर रही है। आप किसान परिवार से हैं तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है ना, तो उसकी क्या कोई प्रासंगिकता है आज के दौर में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उसके प्लस भी है उसके माइनस भी है। तो ये क्वेश्चन निकल के आ गया ना, तो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपको एमएसपी पे पढ़ना चाहिए था आपको। ये तो लॉजिकल बात है ना, ये कोई आप कहीं यार मुझसे एमएसपी पूछ लिया, उससे नहीं पूछा, अरे इसलिए पूछा क्योंकि आप किसान परिवार से आते हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उसके बारे में पढ़ेंगे। आपकी माता आशा वर्कर है, तो आशा वर्कर का मतलब क्या होता है ना, आशा योजना के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन की चुनौतियां क्या हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपका खुद का एक्सपीरियंस है ना, आपने बनाया नहीं है, आपने गढ़ा नहीं है, आपका खुद आपने जिया है उसको, तो वो दिखना चाहिए कि आपने उसको जिया है, सिर्फ पढ़ा नहीं है। ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र में प्राथमिक सुधार क्या होने चाहिए, आपने अपने परिवार के पेशे को कैसे प्रेरणा स्रोत माना, है ना, कैसे आप जिस बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से, यूनिक सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, वो कैसे आपको आरएस बनने में हेल्प करता है, वो कैसे आपको प्रेरणा देता है कि आप आरएस प्रशासनिक पद पर बैठें और इन सब चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपको दर्शाना है, ये क्वेश्चंस हैं जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने कहा कि मैं फलाना फलाना पद पर, है ना, फर्स्ट ग्रेड टीचर हूं, मैं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो कौन सी कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपने इस इंटरव्यू से पहले कौन सा सब्जेक्ट उनको चैप्टर पढ़ा के आए थे, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी किताबें हैं 11th में 12th में, कौन कौन से चैप्टर हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। ऐसे शिक्षा विभाग में आप कार्यरत हैं, तो आपका कोई प्रशासनिक अनुभव है, वो किस तरह के कार्यों से आप जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं ना टीचर्स पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, भार होता है, टीचर्स ऐसा शिकायत करते रहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से आप प्रशासनिक कार्य करते हैं। आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो पता ही होना चाहिए, आप टीचर हैं, है ना, आपका क्या रोल है ना, सरकार आपसे क्या चाहती है, सरकार क्या पद्धति अपना रही है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये प्रोबेबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। शिक्षकों की अनुपस्थिति और ड्रॉप आउट रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए, है ना, बच्चों का ड्रॉप आउट रेट रोकने के लिए। और कहीं ना कहीं जो टीचर का जो एब्सेंटिज्म का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सरकारी स्कूलों में, वो क्यों है, आपके स्कूल में है कि नहीं है तो क्यों नहीं है ना, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। आप अगर शिक्षा विभाग में आरएस बन के आते हैं रमसा समसा में, तो आप क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। बच्चों के जो लर्निंग आउटकम है वो पुअर क्यों है, उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये जो असर रिपोर्ट आती है, ठीक है, रूरल एरियाज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लर्निंग आउटकम को मेजर, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। प्रोबेबल क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बनाना था। शिक्षा में आईटी का यूज कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं, एप्स का यूज कैसे कर सकते हैं, शाला दर्पण क्या है, ये सब चीजें आपसे एक्सपेक्टेड किया जाता है कि आपने जो
टेल अस अबाउट योरसेल्फ में जो कीवर्ड्स यूज किए हैं वो एक्सपेक्टेड है कि आपको उसके बारे में फिर पता भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपने आरएस का पद क्यों चुना, क्यों बनना चाहते हैं आप आरएस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो शिक्षा से प्रशासन की तरफ आप क्यों जाना चाहते हैं, शिक्षा अपने आप में एक नोबल कॉज है। एक आरएस जो करता है उससे कहीं इंपॉर्टेंट काम एक शिक्षक करता है, वो देश का भविष्य बनाता है, वो बहुत सारे आरएस बनने की वजह बहुत सारे आरएस बना सकता है। तो फिर आप ऐसा नोबल कॉज छोड़ के आप आरएस में क्यों जाना चाहते हैं, आपके पास इसका बहुत अच्छा आंसर होना चाहिए, क्योंकि आप ही के जैसे बहुत सारे टीचर इस एग्जाम को देते हैं और इंटरव्यू में बैठे होंगे, तो आपको कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाना, अपने आंसर को कैसे उसको ईमानदार भरा बनाना है। यदि चयन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने क्या सब कुछ सोचा है ना, क्या आप आगे का सोच के चलते हैं। आरएस अधिकारी और शिक्षक दोनों के कार्य में मुख्य क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, आप टीचर हैं, आप आरएस के लिए जा रहे हैं। अगर आप मुझे 1 2 3 तीन डिफरेंस में नहीं बता सकते लॉजिकल, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। प्रशासनिक ईमानदारी बनाए रखने के लिए आपकी सोच क्या है ना, कैसे हम इंश्योर करें कि जो इंटीग्रिटी है, प्रोबिटी है एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, जो थप्पड़ कांड हुआ एसडीएम वाला वो नहीं हो, लीकेजेस नहीं हो, लोगों को अपना जो हक है वो मिल जाए, ठीक है, वो सब चीजें हों, उसके लिए क्या आप इंश्योर करेंगे कि करप्शन नहीं हो, है ना। आए दिन हम सुनते हैं कि लोग, एक छवि क्रिएट हो गई कि लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। जो रॉटन एप्पल है बहुत कम है, मैक्सिमम लोग एक आप ही की तरह एक जेन्युइन कॉज के साथ आते हैं, जो रियली में सोसाइटी में चेंज एजेंट का काम करना चाहते हैं। किन जिलों में कार्य करना पसंद करेंगे, क्या आप किसी पर्टिकुलर की नहीं सर मैं तो सीकर से हूँ, मैं तो धौलपुर से हूँ, जालौर से हूँ, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं, ऐसा आपको एटीट्यूड नहीं रखना है। सर सरकार मुझे कहीं पे भी लगाती है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, राजस्थान में या राजस्थान के बाहर भी लगाती है, दिल्ली मुंबई लगाती है, मुझे अपनी देनी है और मेरे लिए पूरे राजस्थान ही समान है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा कोई स्पेशल प्रेफरेंस है, ठीक है। और आपसे, चूंकि आपने कहा आपकी माता आशा वर्कर है, पिता आपके कृषक हैं, तो जमीनी मुद्दों पे बात हो सकती है। राजस्थान में जल संकट है, समाधान क्या है उसका, है ना। जो ऐसे जोन्स बन गए, डार्क जोन्स बन गए हैं, है ना, उससे हम कैसे डील करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें, है ना, कैसे हम जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, कैसे ऐसी फसलों को उगाएं जो पानी कम लेती हैं, है ना, तो वो सब चीजों पे हम लोग फोकस करें। महिला और बाल स्वास्थ्य में आशा वर्कर की क्या भूमिका है और उसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या सीमाएं हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके माता आशा वर्कर हैं। आपको आईसीडीएस के बारे में पता होना चाहिए, मिड डे मील स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप भाई आईसीडीएस आशा वर्कर है और आप खुद स्कूल एजुकेशन से आते हैं। ग्रामीण गरीबी वास्तविक कारण है क्या है, उसके उपाय क्या है, क्यों हमारे अभी भी जो पॉवर्टी लेवल्स हैं बहुत हाई हैं रूरल एरियाज में। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, कन्वर्जेंस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी है ना कहीं रूरल पॉवर्टी इज ए रियल चैलेंज। सामाजिक जो समरसता है, सद्भाव है ना, उसको कैसे आप उसको लेके आपका क्या दृष्टिकोण है ना, वो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, है ना, उसको कैसे हम इनहांस कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबल आंसर और प्रोबेबल क्वेश्चन जो उससे बने। अब कोई कहता है कि सर ये क्या क्या सवाल पूछ लिए, मैंने तो इसके लिए तैयारी नहीं करी थी, तो भाई वो तो आपने जवाब दिया तो उससे क्वेश्चन बन रहे हैं और ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, वही मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि भाई आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरव्यू का डायरेक्शन क्या होगा। आपको पहले से पता होगा कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, 90% क्वेश्चंस, अगर आपने उनके जवाब दे दिए तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन होना सुनिश्चित हो जाता है। फिर वो आपसे लास्ट में पूछ सकते हैं कि भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हम ये देख रहे हैं ना आप इथिकल हो कि नहीं हो। तो यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी आपको गलत निर्देश दे, आपको नियम संगत निर्देश नहीं दे, तो आप क्या करेंगे, क्या आप उससे झगड़ा करेंगे, उसको क्या लॉजिकल तरीका है उसको सिचुएशन को हैंडल करने का, वो आपको आना चाहिए। दिस इज वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। जनता के दबाव और नीति के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे। आपके जीवन का कोई ऐसा निर्णय जो नैतिकता से प्रेरित रहा हो, है ना, आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जो आपने ये नहीं देखा कि इसमें मेरा फायदा है नुकसान है, आपने ये देखा कि ये सही है कि ये गलत है ना, ये नैतिक है कि अनैतिक है, इस कसौटी पर आपने उसको तोला हो और फिर आपने वो निर्णय लिया हो, भले ही उसमें आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हुई हो। तो वो आपको ऐसा कोई एपिसोड बताएं तो पहले से प्रिपेयर कर लें, है ना। आपने ऐसा अगर ऐसा कुछ किया है। असफलता का सामना कैसे करते हैं ना, आप बहुत बार असफल होते हैं, इस एग्जाम में भी बहुत बार मल्टीपल अटेम्प्ट लगते हैं लोगों के, और है ना जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं उनको और बहुत सारी चुनौतियां असफलताएं मिलती हैं। आप उनसे कैसे डील करते हैं, क्या आप हार जाते हैं या आप और अच्छे से अपनी प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं, लोगों की हेल्प लेते हैं, ठीक है, तो कैसे आप उसे डील करते हैं। और एक आदर्श आइडियल सिविल सर्वेंट में क्या क्या OLQs होने चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो आपके हिसाब से सबसे टॉप 5 क्वालिटीज कौन सी हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम है लेकिन टॉप 5 क्वालिटीज अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग लोग अलग अलग क्वालिटीज बताएंगे, तो उसी से निकल के आएगा कि आपका क्वालिटी
फार फार बेटर है दूसरे कैंडिडेट से या नहीं है, उसी हिसाब से आपको 85 नंबर मिलेंगे या आपको 60 मिलेंगे या आपको 40 नंबर पे ये सिमटा देंगे, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश करी है आज पूरे डिस्कशन में कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, और उसको कैसे हम आंसर करें, उस पर किन चीज़ों पर फोकस करें, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उनका जवाब हमें कैसे देना है। हमने एक सैंपल आंसर भी देखा। तो आइडिया ये है कि हमें संदीप भैया नहीं बन के रह जाना है, हमें अभिलाष की तरह हमारा जो गोल है वहां तक पहुंचना है, और इस आरएएस की कुर्सी पर या जो आरपीएस, जो भी आपका गोल आपने मन में लिया हुआ है, प्रण लिया हुआ है, उसको पूरा करना है, ठीक है। तो इसी में हेल्प करने के लिए मैंने आज सेकंड वीडियो डाला जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें और जो फर्दर क्वेश्चंस आते हैं किसी प्रशासनिक सेवा के इंटरव्यू में, आरएएस में स्पेशली, उसमें हम किन चीज़ों पे ध्यान दें, कौन सी गलतियां नहीं करें, वो हम और देखेंगे। आज जो क्वेश्चन लिया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वीडियो को आप बार बार देखें। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। अल्टीमेटली आपका आंसर यूनिक है क्योंकि आप यूनिक हैं। मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ, दूसरे लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कट कॉपी पेस्ट करके आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, कोई बनावटी आंसर नहीं बनाना है, ओरिजिनल आंसर बनाना है जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए उसका समावेश करते हुए, सो दैट आप एक नेचुरल बंदे लेके, इथिकल बंदे लगे, और कहीं ना कहीं ये लगे कि आपने आरएस बनने का जो सपना है वो रातों रात सडन आपको जस्ट बिकॉज कि बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए आप आरएस बनना चाहते हैं, आप किसी वेब सीरीज से इंस्पायर हो गए इसलिए बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपका एक स्लो प्रोसेस के थ्रू आप इवॉल्व हुए और आपने ये डिसीजन लिया है। सो विद दिस वी विल एंड टुडेज डिस्कशन। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।